नमस्कार बच्चों। आज अपन बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। लास्ट क्लास में अपन ने जाना था प्रोकैरियोटिक सेल और आज अपन बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। सबसे पहले तो बच्चों आज अपन जानेंगे कि यूकैरियोटिक सेल होती क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। देखिए यूकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो अपन बायोलॉजी की कोई भी टर्म होती है, सबसे पहले अपन उसका मीनिंग निकालते हैं। मीनिंग निकालने के बाद अपने को समझ में आता है कि इसमें होगा क्या। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है। ये जो यूकैरियोटिक टर्म है इसका मतलब है मोर डेवलप न्यूक्लियस। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनिज्म या एक ऐसी सेल की अपन बात करने वाले हैं जिसमें मोर डेवलप न्यूक्लियस होता है। लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसमें अपन ने जाना था लेस डेवलप न्यूक्लियस के बारे में। आज अपन बच्चों बात करेंगे मोर डेवलप न्यूक्लियस के बारे में। बोले तो अधिक विकसित या सुविकसित, प्रॉपर टर्म की अपन बात करते हैं सुविकसित सुविकसित केंद्रक। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीवों के बारे में अपन बात करने वाले हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक या मोर डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सर आपने हमें समझाया था कि लेस डेवलप न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है। आज अपन बात करेंगे कि मोर डेवलप न्यूक्लियस का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। देखो किसी भी, सबसे पहले अपन बात करते हैं अगर किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, एब्सेंट। आज क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इसके बाद अपन बात करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, बोले तो केंद्रिका, न्यूक्लियोलस बोले तो केंद्रिका। आगे अपन चर्चा करेंगे होती क्या है। अभी के लिए आप केवल टर्म को समझो, ये केंद्रिका भी क्या होती है इसमें, प्रेजेंट। आगे अपन बात करते हैं कि सर जी इसमें स्टोन प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट। और खास बात क्या है, इसका अमाउंट भी हाई होता है, या मैं कह दूं मोर अमाउंट। इसका अमाउंट भी क्या होता है यहाँ पर, ज्यादा। और अपन बात करते हैं डीएनए की बात करते हैं। यहां पर जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंड लीनियर। तो मैं कह दूं लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए। आज के बाद आपको कोई पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या होता है, तो आप बोलोगे एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट और स्टोन प्रोटीन एब्सेंट, और लास्ट बात उसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक की बातें हो गई। और आपको कोई पूछ ले यूकैरियोटिक के बारे में, तो यूकैरियोटिक के बारे में ये चारों की चारों जो चीजें हैं इनको आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें क्या होती है, प्रेजेंट। ये बात हो गई यूकैरियोटिक सेल की। अब अपन बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। कल अपन ने बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल के, अपन ने लगभग 20 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। आज अपन बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले अपन बात करते हैं वन बाय वन। देखो बच्चों सबसे पहले अपन नंबर 1 पे बात करते हैं साइज। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साइज। कल अपन ने जाना था कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज स्मॉल होता है। आज अपन जानेंगे इसका साइज कैसा होता है, लार्ज। लार्ज कितना, 5 से 10 माइक्रोमीटर। और आजकल आपको पता है माइक्रोमीटर की जगह आप बायोलॉजी में सीधा म्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि नई जो यूनिट आई है इस माइक्रोमीटर को आप इससे भी रिप्रेजेंट करते हो। कई बार ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो साइज की बात हो गई। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं की पॉइंट की अपन चर्चा कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, साइज की बात हो गई। नंबर 2 पे बात करते हैं न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस की बात। न्यूक्लियस को बच्चों हिंदी में कहते हैं केंद्रक। अब देखो, न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और मैंने अभी बताया है आपको कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है? ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो? प्रेजेंट। जिसमें न्यूक्लियोलस क्या हो? जिसमें न्यूक्लियोलस क्या हो? प्रेजेंट। इतना ही नहीं, स्टोन प्रोटीन भी क्या हो? प्रेजेंट। इसमें जो स्टोन प्रोटीन वो भी क्या है? प्रेजेंट। और अमाउंट भी क्या होगा? हाई। और लास्ट में डीएनए कैसा होगा? लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए। आपको अगर कोई न्यूक्लियस की बात करे, न्यूक्लियस का मीनिंग आप उसे कहोगे जिसमें चारों की चारों चीजें प्रेजेंट हो। प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है उसको आप न्यूक्लियस केवल बोल सकते हो, बाकी असली जो टर्म है मैंने कल बताई थी आपको, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ये बातें हो गई। अब अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नंबर 3 पे अपन बात करते हैं सेल वॉल की। बात कर लो। सेल वॉल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब देखो ये होती क्या है, इसकी बातें करेंगे अपन बाद में। अभी केवल बस इतना पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये क्या थी? प्रेजेंट। एब्सेंट मत बोलना। बात करें सेल वॉल की या बात करें सेल मेम्ब्रेन की, दोनों सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों में क्या होती है? प्रेजेंट। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकती है? एब्सेंट। अभी उनकी जब सेल वॉल पढ़ेंगे तब अपन चर्चा कर लेंगे। तो सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट। और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार से बनी होती है। कल मैंने प्रोकैरियोटिक की एक रैंडमली बात की थी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यहां पर ऐसी कोई चर्चा नहीं करेंगे अपन। आगे अपन बात करते हैं, नंबर 4 पे अपन बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसे आप प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हो, या इसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। अब देखो भाई, ये भी क्या होगी? प्रेजेंट। और दुनिया की कोई भी मेम्ब्रेन हो केवल लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, इस बात को मत भूलना। ये बात भी आपकी काम की बात है। तो अपना 4 की पॉइंट हो गए। पहला की पॉइंट हो गया अपना साइज, साइज लार्ज होगा। सेकंड नंबर पे हो गया न्यूक्लियस, एक वेल डेवलप या मोर डेवलप न्यूक्लियस होगा। थर्ड नंबर पे अपन बात करें सेल वॉल की, प्रेजेंट। फोर्थ नंबर पे अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होगा? प्रेजेंट। अब देखिए ये 4 पॉइंट क्लियर। 5 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। नंबर 5 पॉइंट पे बात करते हैं अपन डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके बाहर 2 मेम्ब्रेन है उसे आप क्या बोलते हो भाई? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। अब देखो आगे मैं समझाऊंगा जब मैं ऑर्गेनल्स पढ़ाऊंगा कि सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन होता क्या है। अभी अपन केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल को पहचानना सीख रहे हैं कि किस आधार पे आप बोलोगे कि ये सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर किस आधार पे आप डिफाइन करोगे सेल यूकैरियोटिक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल में तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते कौन कौन से हैं भाई? देख इधर, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और बोले तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में इसको भाई केंद्रक बोलते हैं।
इसे बोलते हैं सूत्रकणिका। समझाऊंगा भाई, ऐसा नाम क्यों पड़ा इसका। इसे बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक। अब देखो, ये तीनों के तीनों प्रोकैरियोटिक सेल में क्या थे, एब्सेंट। सर जी न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है भाई, मैंने पहले भी कहा था, वहां न्यूक्लियस थोड़ी बोलते हैं, वहां तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आओ, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। 6 नंबर पॉइंट की अपन बात करते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। बोले तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। लो भाई लिख देता हूं, एकल झिल्लीबद्ध, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग। सर जी ऊपर वाले का बता दो, कोशिकांग। अब देखो, इसे बोलते हैं दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग। अब देख भाई, इधर आ जा, इधर सबसे पहले तो बात करते हैं होते कौन कौन से हैं। देख भाई, देख इधर देख, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोले तो ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या थे, एब्सेंट, यहां क्या होते हैं, प्रेजेंट। तो अपन ने बात की है 5 नंबर पॉइंट पे अपन ने बात की है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। 6 नंबर पॉइंट पे अपन ने बात की है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की। चलो आगे, पॉइंट नंबर 7 पे अपन बात करेंगे, 7 नंबर अपन पॉइंट पे बात करते हैं। अब देखो, यहां पर अपन चर्चा करते हैं प्लाज्मिड। कल मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड होता क्या है। प्लाज्मिड का दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA भी कह सकते हैं इसको, या भाई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA भी आप इसको कह सकते हो। कि सर जी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा भी DNA होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जिसके साथ पूरी की पूरी बायोटेक चलती है, यहां ऐसा कुछ नहीं होता। तो लिख देता हूं, यहां प्लाज्मिड क्या होता है भाई, एब्सेंट। प्रेजेंट मत बोल देना, ये तो गेम उल्टा हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में ही क्या होता है, प्रेजेंट। यूकैरियोटिक में क्या होता है, एब्सेंट। देखो भाई, अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं, 8 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो, क्रोमोजोमल स्टेट, क्रोमोजोमल स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ कि सर जी DNA न्यूक्लियस में DNA सीधा बिखरा थोड़ी होता है, वो तो क्रोमोजोम की फॉर्म में होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसमें तो पूरा का पूरा DNA केवल एक ही क्रोमोजोम की तरह दिखाई दे रहा था, जिससे अपन ने बोला था सूडो क्रोमोजोम, और उसकी अपन ने स्टेट बताई थी हैप्लॉइड। यहां ऐसा कुछ नहीं होता, यहां इसकी स्टेट होती है डिप्लॉइड, 2n। हैप्लॉइड को लिखते हैं n से, डिप्लॉइड को लिखते हैं 2n से। देखो भाई इधर देखो, ये बात होगी क्रोमोसोमल स्टेट की। नंबर 9 पे अपन बात करते हैं वैक्यूल। वैक्यूल की बात करते हैं। पहली बात तो वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। वैक्यूल भी क्या होता है, वैक्यूल को हिंदी में बोलते हैं भाई रिक्तिका, रिक्तिका नहीं रिक्तिका। कुछ सोचेंगे सर जी रिक्तिका का नाम ले लिया। अब देखो, यहां पर वैक्यूल की अपन बात करते हैं, तो वैक्यूल एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। पहली बात तो आगे मैं लिस्ट बना के दूंगा,
उसके माध्यम से आपको याद कर लेना किसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और किसके बाहर एब्सेंट है। अब देखो, अभी तो आप केवल पहचाना सीखो, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो यहीं से पूछता है, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, सीधा का सीधा क्वेश्चन पढ़ो, टिक लगा, झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। सर जी लगे हाथ हमें अंग्रेजी में भी लिख दो। लो भाई, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब देखो, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की बात हो गई। लो ये बात यहां पर, सर जी आप ये बताओ कि वहां तो आपने बताया था कि इसके अंदर गैस वैक्यूल होती है, क्या इसमें भी गैस वैक्यूल होती है? नहीं, इसमें प्रेजेंट होती है सैफ वैक्यूल। कौन सी? देखो, वैक्यूल आगे मैं जब डिस्कस करूंगा तो वैक्यूल को मैं अलग अलग टाइप से पढ़ाऊंगा, गैस वैक्यूल, सैफ वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहां पर फूड वैक्यूल, यहां पर मैं लिखता हूं वैक्यूल प्रेजेंट होती है, और मोस्टली ब्रैकेट में देता हूं मोस्टली सैफ वैक्यूल, सैफ वैक्यूल। अभी इस चीज पे मत जाना, होती क्या है, क्या काम करती है। अभी तो यूकैरियोटिक सेल को पहले पहचानो, फिर अपन डिटेल से पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल को। देखो भाई इधर देखो, ये बात हो गई। नो, एक बार फिर से अपन समराइज कर लेते हैं, अपन ने कौन कौन से पॉइंट, जो लोग साथ साथ नोट्स लिख रहे हैं वो लिखते जाना साथ साथ, बाकी आपको पीडीएफ अटैच कर दिया जाएगा। नोट्स लिखने में टाइम कम से कम खराब करो और समझने में चीजों को ज्यादा फोकस करो। अब देखो, पहला पॉइंट है साइज, देख भाई। दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियस, कैसा? वेल डेवलप न्यूक्लियस। और आज के बाद अगर कोई लेस डेवलप न्यूक्लियस या मोर डेवलप न्यूक्लियस की कोई डेफिनेशन पूछे तो बता देना इन 4 पॉइंट के आधार पे, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, और लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए। वहां डीएनए कैसा था? सर्कुलर, नेक्ड, डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब देखो, आगे अपन बात करेंगे, नंबर 3 पे पॉइंट डिस्कस कर लिया अपन ने सेल वॉल, 4th पे डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके बाहर 2 झिल्ली प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आगे अपन बात करेंगे नंबर 6 पॉइंट पे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम प्रेजेंट। अगला पॉइंट अपना प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का नाम लेते दिमाग में आना चाहिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, और केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है भाई, यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट। क्योंकि पूरा खेला चलेगा बायोटेक्नोलॉजी का, पूरी बायोटेक इस ब्रांच इस प्लाज्मिड पे टिकी हुई है। देखो 8 नंबर जो पॉइंट अपना वो है क्रोमोसोमल स्टेट, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोमल स्टेट थी वो कैसी थी? हैप्लॉइड, क्योंकि क्रोमोसोम सर एक ही था नहीं, जैसा दिखाई दे रहा था, जिसे आपने क्या बोला था? सूडो क्रोमोसोम। 9 नंबर पॉइंट है वैक्यूल्स, बोले तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग। लिख लीजिए भाई, पिछली वाली स्लाइड भी अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिए। पहली बात तो साथ साथ लिखते जाओ, एयरफोन कानों में लगा लो जिससे आपके पास वॉइस भी आती रहेगी और लिखते जाओ, बाकी नोट्स में अटैच कर दूंगा। या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मोबाइल में तो आता है ना? अच्छा, ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं आता, उसका भी करेंगे। चलो आप बता दिया करो।
अब देखो भाई 9 पॉइंट हो गए। 10 नंबर पॉइंट की अपन बात करते हैं। 10 नंबर पॉइंट अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिना जो आप बचपन से जानते हो, जिसके बारे में अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रजनन। अब देखो, मैंने पहले क्लास में भी समझाया आपको कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करने के लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंडक्ट करता है। उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन या जनन। या मैं कह दूं, कोई भी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करने के लिए एक जैविक क्रिया करता है। उस जैविक क्रिया को कहते हैं रिप्रोडक्शन। टर्म क्लियर? अपने समान प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आप कह सकते हो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस बोले तो जैविक क्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो भाई, इधर देखो, हिंदी में लिख देता हूं इसको जैविक क्रिया। जैविक क्रिया। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन। दो प्रकार से अपन टाइप्स की बात करते हैं। कल अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब जाना था, तो अपन ये चीज देख रहे थे कि वहां पर सर्जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, बोले तो अलैंगिक जनन, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट ही अपने समान संतति को उत्पन्न कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, आपको नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है। ये आपकी अंगुली है, इस अंगुली को काट के अलग कर दो, उस कटी हुई पार्ट से ही नई अंगुली बन जाएगी। जैसे हेयर को, जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि वो साधु संत बोलते थे तथास्तु, केवल तथास्तु मात्र से ही प्रोजनी बन जाना, वो ही किसका पार्ट है? एसेक्सुअल का। अब देखो, तो बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर जी वरदान से बिल्कुल किसी भी जीव को जैसे ही नया जीव चाहिए, अपना हेयर निकाल दिया, मतलब हेयर नहीं निकलेगा, इसके जैसे फिनोमिन प्रोसेस करेगा। समझाऊंगा जब मैं ये सेक्सुअल डिटेल से पढ़ाऊंगा तब। अभी तो इतना ध्यान रखो, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रेजेंट। एब्सेंट मत बोल देना, प्रेजेंट। और अलग अलग तरीके से इवोल्व होता है। केवल वहां तो प्रोकैरियोट में ओनली क्या था? बाइनरी फिजन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नया प्रोजेनी चाहिए तो क्या करेगा? अपने आप को डबल और डबल करके सेपरेट कर देगा। अगली बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, बोले तो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। अब देखो, ये भी क्या होता है? प्रेजेंट। लैंगिक जनन। सर इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क देखो बेटा, जब ब्रह्मा जी ने अपने को लॉन्च किया था, अपने का मतलब क्या हुआ? जब ब्रह्मा जी ने ऑर्गेनिज्म को लॉन्च किया था, तो उसने रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस किया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या प्रोड्यूस किया था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ड्रॉबैक था। क्या? इससे दुनिया में कुछ नया आ ही नहीं रहा था। जैसा पिता वैसा बेटा। ब्रह्मा जी सोचा कि यार ऐसे तो दुनिया में सारे सिमिलर हो जाएंगे, फिर दुनिया में नया क्या? तो उसने धीरे धीरे डेवलप किया किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इससे हमेशा लगातार जनरेशन टू जनरेशन कुछ नयापन आता जाए। कहते हैं ना, बाप एक नंबरी तो बेटा दो नंबरी, बिल्कुल वैसी फीलिंग। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, आजकल के आप बच्चों को देखते हो, बिल्कुल स्मार्ट बच्चे होते हैं, ये मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, ये बचपन से सीख के आते हैं, क्योंकि उनके जीनों में इतना चेंज हो गया, इतने एडवांस हो गए। ये किसकी देन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब तक दुनिया रहेगी तब तक लगातार जनरेशन टू जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता रहेगा, और लगातार नयापन, नए नए जीन आते रहेंगे और नयापन आता रहेगा। देखो पॉइंट नंबर 10 क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 11 नंबर पॉइंट की बात करते हैं,
11 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, फोटोसिंथेटिक 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 एपरेटस। फोटोसिंथेटिक एपरेटस बोले तो प्रकाश संश्लेषण उपकरण या प्रकाश संश्लेषी उपकरण। देखो भाई, यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट बोले तो हरित लवक। अब देखिए ये 11 पॉइंट आपको यहां पर क्लियर। 12 नंबर पॉइंट की अपन बात करेंगे, सेल डिवीजन। अब देखो, सेल डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कल मैंने समझाया था। इस ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी न्यू सेल अराइज होती है तो कहां से होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रूडोल्फ विर्त्सो साहब कह के गए थे। कब? 1855 में। और किसके द्वारा? सेल डिवीजन के द्वारा। तो यहां पर सेल डिवीजन की बात की थी कल अपन ने बात की थी कि सर प्रोकैरियोटिक सेल तो बिना सेल डिवीजन के ही अपना काम चला लेते हैं, और उस फिनोमिना को बोला था अपन ने एमाइटोसिस। क्या बोला था? एमाइटोसिस। देखो बातें करते हैं, यहां पर बात हो गई, माइटोसिस भी होगा इसमें, और भाई इसमें मियोसिस भी होगा, और लगे हाथ जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है उनमें एमाइटोसिस भी होगा। बोले तो प्रॉपर तरीके से भी सेल डिवीजन होगा और इम्प्रॉपर तरीके से भी होगा। माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री। सेल का नंबर यहां पर क्या हो जाता है? आधा। जो सेल की प्लोइडी है वो क्या हो जाएगी? हाफ। और माइटोसिस में सेल की प्लोइडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एन है तो एन और 2n है तो 2n। और ये ओनली डिप्लॉइड में होगा, क्योंकि अगर हैप्लॉइड सेल की प्लोइडी चेंज हुई तो n/2, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब डिवीजन पढ़ाऊंगा तब डिटेल से अपन देखेंगे इसको। और एमाइटोसिस को बोलते हैं असूत्री। अब देखो यहां पर बातें सेल डिवीजन की हो गई। 11 नंबर पॉइंट अपना फिर से एक बार मैं समराइज करता हूं, फोटोसिंथेटिक एपरेटस बोले तो क्लोरोप्लास्ट। 12 नंबर पॉइंट की बात करता हूं तो 12 नंबर पॉइंट है सेल डिवीजन। इसमें माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। क्लियर? एक बार इसको लिख लीजिए। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं 13 नंबर पॉइंट, और भी मजेदार पॉइंट है। कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जैसे हमारे शरीर में कुछ भी होता है, कोई भी सेल है उसको कुछ भी चाहिए। जैसे आपको घर में कोई भी चीज की आवश्यकता है, किसी को भी मान लो कुछ भी चीज चाहिए, तो घर में एक कंट्रोल रूम होता है, या घर का जो मुखिया है उसको आप डिमांड करोगे, वो अवेलेबल कराएगा आपको। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लो किसी सेल को क्या चाहिए? फॉस्फोलिपिड चाहिए, तो वो न्यूक्लियस को बोलेगी जाके कि न्यूक्लियस जी आपने हमारी जिम्मेदारी ली है, हमें प्रोवाइड कराइए। अब न्यूक्लियस हर काम को डायरेक्ट खुद पार्टिसिपेट थोड़ी करेगा, वो तो कलाकारी करना जानता है। तो देखो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए पे होते हैं जीन, और सारा खेल चलता है जीनों का। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं डीएनए से, यहां अपने जैसा एक भाई बनाएगा डीएनए। इस फिनोमिना को कल बोला था अपन ने रेप्लिकेशन। क्या बोला था? रेप्लिकेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फिर डीएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए। और एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। इस फिनोमिना को कल मैंने बोला था ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन बोले तो अनुलेखन, अनुलेखन। और इसे बोला था रेप्लिकेशन को प्रतिकृति। अब देखो, और यहां पर जो फिनोमिना होगा उसको भाई बोलते हैं ट्रांसलेशन, बोले तो अनुवादन। देखो कल मैंने ये चीज सिखाई थी। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भाई 5 स्टार, इस बार भी एग्जाम में आ सकता है, देख लेना। 3 इंपोर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहले तो मैं इनके डब्बे में बंद कर देता हूं। कोई भी इंपोर्टेंट चीज होती है उसको आप डिब्बे में बंद कर लीजिए और लिख लीजिए उसके ऊपर डिब्बा क्या कहता है। अब देखो डिब्बे की बात करते हैं, तो सबसे पहले डीएनए से अगर डीएनए बनेगा उस फिनोमेना को बोलते हैं रेप्लिकेशन, बोले तो प्रतिकृति। डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगा उसे बोलते हैं अनुवादन। सर जी आप हमें ये बताइए, इनकी साइट बताइए। सबसे पहले सबकी साइट की बात करेंगे। सबसे पहले अपन इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहां से हटाकर यहां एडजस्ट कर लेता हूं। सबसे पहले नंबर 13 पे अपन बात करेंगे रेप्लिकेशन साइट, रेप्लिकेशन साइट। 13 नंबर पॉइंट को अपन फिर से लिख लेते हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन साइट। अब देखिए रेप्लिकेशन साइट की मैं बात करता हूं तो यहां पर जो रेप्लिकेशन साइट है वो कैसे होती है, न्यूक्लियस, बोले तो भाई केंद्रक। देखो देखो इधर, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, 14 नंबर पॉइंट की बात करता हूं। 14 नंबर पॉइंट होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन साइट, ट्रांसक्रिप्शन साइट। जो ट्रांसक्रिप्शन साइट है वो है, वो भी न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होगा, न्यूक्लियस में, और उसके बाहर बाद कहाँ पे आएगा, बाहर आएगा। और 15 नंबर पॉइंट की अपन बात करते हैं। 15 नंबर पॉइंट है ट्रांसलेशन, बोले तो अनुवादन। इसकी साइट है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, बोले तो कोशिका द्रव। भाई ये नीचे से मैं 1 मिनट ऊपर कर देता हूं इसको, कोशिका द्रव। अब देखिए ये लीजिए, यहां पर 15 पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं आपके। ये पॉइंट बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग, यहां से एग्जाम में इस बार 100% क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। यहां से 15 पॉइंट हो गए। 16 नंबर पॉइंट की बात करेंगे। 16 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 16 नंबर पॉइंट आपका राइबोसोम, 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 राइबोसोम की अपन बात कर लेते हैं। भाई राइबोसोम को कल मैंने बताया था प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अब देखो यहां पर जो राइबोसोम है वो है एटीएस, और मैंने एस का मतलब भी बताया था। एस का मतलब होता है स्वेदबर्ग यूनिट या सेडिमेंट्री कोपिशियंट। अब देखिए यहां इस एटीएस की एक बार फिर से लिख देता हूं। इस एस का मतलब है यहां पर वेहर, या मैं लिख देता हूं, इसको नीचे ले आते हैं अपन। अब देखो एटीएस
जहां एस क्या है, एस इज इक्वल टू स्वेद वर्ग गुणांक या स्वेद वर्ग इकाई, स्वेद वर्ग इकाई आप बोल सकते हो इसको, इकाई, या फिर आप कह सकते हो अवसादन गुणांक, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक। कल मैंने लिखा था इंग्लिश में, आज मैंने लिख दिया हिंदी में। अब देखो इसकी अपन बात करते हैं सब यूनिट की, सब यूनिट की अपन चर्चा करते हैं। तो इसकी दो सब यूनिट होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल। जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है, सबसे पहले अपन लार्ज की बात कर लेते हैं, फिर स्मॉल की बात कर लेंगे। लार्ज होती है 60s, स्मॉल होती है इसकी 40s। भाई जोड़ मत देना, ये फिक्स है। कल अपन ने 70s की बात की थी, उसकी 50s और 30s। आज अपन इसकी बात करते हैं 60s और 40s। ये बात होगी किसकी, राइबोसोम की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 17 नंबर पॉइंट पे अपन बात करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अपन बात कर लेते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम कल अपन ने बताया था एक ही टाइप का जो पॉलीमरेज होता है वो तीनों आरएनए को सिंथेसाइज करता है। अब देखो यहां अपन बात करेंगे तीन प्रकार का आरएनए फॉर्म होता है। एक होता है आरआरएनए, आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं एमआरएनए, और थर्ड नंबर पे अपन बात कर लेते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। एम का मतलब मैसेंजर आरएनए, आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए। यहां पर अपन बात करते हैं इसको सिंथेसाइज करता है पॉलीमरेज फर्स्ट, इसको सिंथेसाइज करेगा पॉलीमरेज सेकंड, और इसको सिंथेसाइज करेगा पॉलीमरेज थर्ड। ट्रिक बताता हूं इसकी आपको मैं, ट्रिक। जैसे आपने एक नाम याद किया होगा पीएमटी, पीएमटी की जगह आप याद कर लो आरएमटी। पीएमटी को तो भूल जाओ, पहले एक नीट का टेस्ट था जो पीएमटी के नाम से होता था, आजकल वो नीट के नाम से होता है। अब देखो आरएमटी, आरएमटी, आर पॉलीमरेज फर्स्ट, एम पॉलीमरेज सेकंड, टी पॉलीमरेज थर्ड। ये बात तो हो गई किसकी, पॉलीमरेज एंजाइम की। देखो भाई एक बार पूरा का पूरा समराइज कर लेते हैं। अपन ने बात की थी यूकैरियोटिक सेल का मीनिंग समझा था, उसके बाद साइज, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, प्लाज्मिड, क्रोमोसोमल स्टेट, वैक्यूल्स, रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेटिक apparatus, सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन साइट, ट्रांसक्रिप्शन साइट, ट्रांसलेशन, राइबोसोम और पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में जान लिया। अगले पॉइंट की बात करते हैं, 18 नंबर पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं। 18 नंबर पॉइंट भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कल अपन ने एक टर्म जाना था माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं कोशिकीय कंकाल, साइटोस्केलेटल। अब देखो यहां फिर से लिखता हूं मैं, कोशिकीय कंकाल की बात करते हैं, कोशिकीय कंकाल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइटोस्केलेटल, 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 साइटोस्केलेटल की बात करते हैं। अब देखो यहां अपन, जैसे आप अपने घर की छत बनाते हो,
तो जब छत का काम चलता है, सबसे पहले आप मार्केट से लोहे के सरिये लेके आते हो, मोटे वाले और पतले वाले। उसी तरह यहां जब सेल की डिजाइनिंग होती है, देखो ऐसे मोटे मोटे, इससे मोटे मोटे सरिये डालते हैं पहले, उनकी तरह, मतलब ये मोटे वाले हो गए। पहले एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है ऐसे, ये एक क्या तैयार हो रहा है, फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। इस प्रकार से एक फ्रेमवर्क तैयार होगा। अब बीच बीच में ऐसे पतले पतले ऐसे, और फिर आप एक फ्रेमवर्क बना के इसमें सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ मसाला डालते हो। ठीक इसी प्रकार से भगवान हमारे अंदर पहले फ्रेमवर्क तैयार करता है सेल का, फिर ऊपर से उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट इनको एडजस्ट करता है, तब जाके डिजाइनिंग होती है सेल। इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या करता है, डिजाइनिंग करता है, तब जाके सेल में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, या देसी भाषा में कहूं, आप कहते हो मास, आप कहते हो ना हार्ड मास का पुतला शरीर, ऐसे एडजस्ट होते हैं। तो इसमें ये बनता किससे है, माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट से। ये बनता है किससे, माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट। इसी से बनता है कोशिकीय कंकाल। और यहां पर आपकी यूकैरियोटिक सेल खत्म होती है। एक बार से 18 पॉइंट हो गए। कल अपन बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल की, वो 20 पॉइंट थे, और इन पॉइंटों के आधार पे आप आइडेंटिफाई करोगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। जैसे पहला साइज हो गया, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, क्रोमोसोमल स्टेट, वैक्यूल, रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेटिक apparatus, सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन साइट, ट्रांसक्रिप्शन साइट, ट्रांसलेशन साइट, पॉलीमरेज एंजाइम और कोशिकीय कंकाल। और कल अपन चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एनिमल और प्लांट सेल। कल अपन ने जाना था एक बार से फिर से, जैसे यूकैरियोटिक जो सेल होती है, इससे जो ऑर्गेनिज्म डिजाइन होते हैं उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अब देखो भाई, तो एग्जाम्पल की अपन बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन आता है। प्रोटिस्टा, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उनको 5 भागों में डिजाइन किया था। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब जो आपका मोनेरा है वो तो पूरा का पूरा क्या है भाई, प्रोकैरियोटिक। और जो बच गए 4, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये भाई 4 क्या है, यूकैरियोटिक। इन चारों में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। अब मुझे ये मत पूछना सर यूनिसेलर या मल्टी सेलर, ये मैं जब 5 किंगडम सिस्टम डिस्कस करूंगा तब आपको मैं प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। केवल सेल बायोलॉजी में इतना ही। तो यहां पर आपकी यूकैरियोटिक सेल क्लियर। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल को आप डिटेल से पढ़ लेना, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लांट और एनिमल सेल से मिला जुला एक मॉडल लेके आऊंगा, उस मॉडल के माध्यम से समझाऊंगा
किस यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, और फिर अपन बात करेंगे ऑर्गेनल्स की, या जितने भी कंपोनेंट है उन सब की बात करके सेल बायोलॉजी करेंगे अपन खत्म। मिलते रहिए, धन्यवाद।